हाय गाइस, टेक्नो हट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पहला वीडियो है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम में हमें इस तरह के क्वेश्चंस को काउंटर करना पड़ता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो कहीं मैंने देखा ही नहीं है, और काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस आखिरकार आते कहाँ से हैं। इन सभी चीज़ों का जवाब आज हम अपने एक वीडियो के माध्यम से देंगे। मैं आपके साथ एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में छपी है एक आर्टिकल जो माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे में बताता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके तहत जो बूंदी की जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। किसने इनका निर्माण करवाया था, कहाँ पे स्थित हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जब इस वीडियो के गो थ्रू होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत बार एग्ज़ाम में आए हैं, और ये जब आप वीडियो कंप्लीट करते हो तो कभी आए हुए क्वेश्चनों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एक बार आप नज़र मारिए तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कम से कम ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में देखे होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पहला आपको मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस को पिक करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक आर्टिकल होगा, ये आर्टिकल फर्स्ट इंडिया जयपुर का एडिशन है, उसका आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया है कि जो गुडा डैम और कनक सागर जो झील हैं बूंदी के अंदर जो पाई जाती हैं, इनके ऊपर माइग्रेंटरी बर्ड्स प्रवासी जो पक्षी हैं उनको देखा गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर इस तरह के बहुत से आपको जो वाटर डैम है या वाटर बॉडीज़ हैं बूंदी की, उनके नाम मिलेंगे। तो एग्जामिनर यहीं से क्या करते हैं कि पिक करते हैं क्वेश्चंस को, और लोकेशन वाइज या उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके आधार पे आपके सामने क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट साइट नहीं है, पर आजकल क्या है कि एग्जामिनर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनको करंट के जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ भी बहुत जोड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको साइबेरियन क्रेन दिखाई दे रहा है। तो सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में हिमालय और यूरोप की साइड में जब बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पे क्या है कि जो तापमान है उसमें भारी गिरावट आ जाती है। तो ये जो साइबेरियन क्रेन है, क्रुंजा जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसके अंदर एक दूसरा जो सुरखाब है या फिर ब्राउन गूज या ग्रे गूज, इनके पैरों से इनका वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह के इस तरह के जो पक्षी हैं, ये पक्षी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ क्या प्लान करते हैं। तो राजस्थान के अंदर इस प्रकार की 3 साइट हैं जहाँ पर सामान्यतः इन पक्षियों को देखा जा सकता है। पहली केवलादेव, उसके बाद में सबसे बड़ी साइट केवलादेव के बाद में है कनक सागर, कनक सागर के बाद में सांबर। अभी पीछे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की किस झील के ऊपर प्रवासी पक्षियों की भारी मात्रा में मौत हो गई थी। तो इसका कारण क्या था कि सांबर झील के ऊपर एवियन फ्लू की वजह से काफ़ी माइग्रेंटरी जो बर्ड्स थे, इनकी मौत हो गई थी। तो अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी साइट्स हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। पहला कनक सागर, फिर उसके बाद में भीमताल, जैत सागर, उसके बाद में आपका आता है गुडा डैम है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं बूंदी की, उसके बारे में हम एक बार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक बार बूंदी का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके ऊपर एक बार नज़र मारते हैं कि बूंदी किन किन डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, उस कौन से राज्य की उसके साथ सीमा लगती है नहीं लगती है। ये बहुत बड़े कन्फ्यूज़न जैसे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब तक हम इन ज्योग्राफी के इन पॉइंट्स को मैप पे जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये हमारी मेमोरी में फिक्स नहीं होते हैं। तो एक बार हम
जो बूंदी है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके ऊपर एक बार नज़र मारते हैं। देखिए बूंदी जो है, बूंदी ये इलाका बूंदी का है। तो बूंदी अब देखें हम, तो बूंदी कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है? बूंदी मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। नंबर 1 टोंक, दूसरा सवाई माधोपुर की इसके साथ सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान में रखना। कोटा, कोटा के बाद में आपका आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बारा, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का ये जो रावत भाटा वाला इलाका है, ये जो इलाका है ये बूंदी के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद में आप थोड़ा सा एक बार हम मध्य प्रदेश और गुजरात के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है या नहीं लगती है। उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मध्य प्रदेश को आपका जब भी होगा, कोई क्वेश्चन आएगा जब आप काउंटर करोगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी भीलवाड़ा से। अब एक बार इस पर नज़र मारते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है, जो राउत भाटा वाला हिस्सा है ये, और चित्तौड़ का ही दूसरा पार्ट जो जो 2 टुकड़ों में चित्तौड़ जो बटा हुआ है, इसका जो दूसरा पार्ट है जहाँ यहाँ पे बेगू है, बेगू किसान आंदोलन हुआ था, वही बेगू है इस साइड में। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी माइनर सी जगह है जहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा भीलवाड़ा को लगती है। तो ये भीलवाड़ा आप ऑप्शन में याद रखना हमेशा कि भीलवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में एक बार ये जो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने राइज होता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, नहीं लगती है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो हम बांसवाड़ा का जो ये हिस्सा है, एकदम नीचे वाला हिस्सा, इसको देख पा रहे हैं हम, जिसे कर्क रेखा छूकर गुजरती है इस इलाके से। तो बांसवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर जिसको कर्क रेखा छूती है। अब यहाँ से जो ये बांसवाड़ा का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से इनका डिवाइडेशन होता है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। तो अब आपके सामने क्वेश्चन सबसे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन रखा जाएगा, निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट की या किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? पहला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और चौथा ऑप्शन होगा आपके पास प्रतापनगर। तो एक बार आप जब मैप में देख पा रहे हैं कि प्रतापनगर जो है, प्रतापनगर जो मोस्टली जो बाउंड्री बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। प्रतापगढ़ जो बाउंड्री गुजरात के साथ बिल्कुल नहीं बनाता है। बांसवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ये जो माइनर सा जो आपको जो ध्यान है, ये जो कटा फटा जो इलाका है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और अब की बार एग्जामिनर पक्का ये कोशिश करेगा कि भीलवाड़ा में आपको फंसाएगा। उनमें से आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से किन किन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। झालावाड़, फिर उसके बाद में आपको चित्तौड़ दे देगा, प्रतापगढ़ दे देगा, भीलवाड़ा दे देगा और एक बूंदी दे देगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन पिक करना है कि भीलवाड़ा के साथ सीमा पक्का लगती है, बूंदी के साथ मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो एक बार, और ये बूंदी जो इलाका है वो कौन से संभाग के अंदर आता है? कोटा संभाग के अंदर बूंदी आता है। एक बार इसका विवरण पढ़ते हैं। बूंदी जो है, बूंदी राजस्थान के 5 जिलों के साथ सीमा बनाती है जो निम्न प्रकार है: चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा। आपकी नोटबुक में लिख लीजिए कि बूंदी जो है वो एमपी के साथ सीमा नहीं बनाती है, भीलवाड़ा एमपी के साथ सीमा बनाता है। अब इसके एक बार हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि बूंदी का उदय हिस्ट्री में हुआ कैसे है। एक्चुअली क्या था कि बूंदी जो था वो कभी मीणाओं के अधीन हुआ करता था। तो मीणाओं के अधीन होता था, तो जो चौहानों की जो शाखा थी, एक चौहानों का एक राजा था देवपाल, वो मेवाड़ के जो राजा थे, गोहिल वंशीय राजा थे, उनका सामंत था। तो 1241 के करीब ये मीणाओं से इसने, जो राजा देवपाल था, इसने
बूंदी को छीना था। कोटा और बूंदी का जो इलाका था उसको छीना था और वहाँ बूंदी घाटी के नाम से इस जगह का नाम बूंदी रखा। तो और बूंदी का जो प्राचीन नाम है वो कुंभाकालीन एक अभिलेख है जिसका नाम है रणपुर अभिलेख। उसमें बूंदी का जो नाम है वो वृंदावती मिलता है। आप एक बार इस डिटेल को देखिए। इसका जो नाम है इसका वृंदावती नाम मिलता है। फिर इसके बाद में बूंदी के कुछ उपनाम भी हैं। इनको उपनाम देने की जो संज्ञा दी गई है उसका कारण ये है कि जो बूंदी जो है वो बूंदी मतलब मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के अंदर झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र के अंदर आता, मालवा के पठार के क्षेत्र के अंदर आता है। और ये जो मालवा का जो पठार की जो पहाड़ियाँ हैं मालवा के जो पठार की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ क्या हैं कि अर्धचंद्राकार आकृति में इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई हैं, जहाँ पे पथरीला इलाका होने की वजह से और मानसून के जस्ट सामने पड़ने की वजह से यहाँ काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। काफ़ी मात्रा में बारिश होती है तो काफ़ी मात्रा में बारिश होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि राजाओं ने या आधुनिक काल में अभी काफ़ी झीलों का निर्माण करवाया जिससे सिंचाई या पेयजल इत्यादि के रूप में यूज़ किया जा सकता था। इसलिए काफ़ी बूंदी के अंदर बहुत सारी झीलें मिलती हैं और इस झीलों की मिलने की वजह से इसको छोटी काशी या बावड़िया को शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला हम लेते हैं कनक सागर, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी मेनली जो बूंदी के अंदर जलाशय या बांध हैं, तो ये इसका पूरा कंटेंट है कि इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे कि किस किस कंटेंट के तहत हम इस वीडियो को पूरा करने वाले हैं। जिसके अंदर जैत सागर है, कनक सागर है, नवल सागर है, फूल सागर है, रानी जी की बावड़ी, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में, नागर सागर कुंड और बांध, जिगजैग बांध, इसको लाखेरी बांध भी बोलते हैं, बरदा, गुडा बांध, भीमताल, कीर्ति मोरी, चाकन। चाकन एक लघु सिंचाई योजना है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो लघु सिंचाइयों का वर्गीकरण किया गया है। पंचवर्षीय योजना के तहत लघु जो ये सिंचाई जो योजना है इनका वर्गीकरण वर्त, मध्यम और लघु के हिसाब से किया गया है। और इसका जो आधार है वो जो सिंचाई है, सिंचाई परियोजना है उसके ऊपर कितना खर्च हुआ है उसके आधार से किया गया। 5 करोड़ से जो अधिक होती है वो बहुउद्देशीय होती है और 5 करोड़ से 10 लाख तक जिस सिंचाई परियोजना पे खर्च होगा उसको मध्यम, और 5 लाख से जो नीचे की जितनी भी लघु सिंचाई योजना है जिनके ऊपर खर्च होगा तो उसको क्या है इस तरह से डिवाइड किया गया है। इनका वर्गीकरण डिटेल में हम जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तब उस टाइम हम इनका करेंगे। अब नदियों के बारे में अगर देखें कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो बूंदी से होकर गुजरती हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है हम ये जलाशय तक कंप्लीट करेंगे कि जैत सागर, कनक सागर, नवल सागर और फूल सागर, रानी जी की बावड़ी और नागर सागर कुंड, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं जैत सागर। जैत सागर आप देख पा रहे होंगे कि इस झील के अंदर सुख महल एक इमारत बनी हुई है जो इसके किनारे पे है। दूसरा, जैत सागर का निर्माण जब बूंदी के शासक मीणा हुआ करते थे तो उनमें से एक जो शासक था जिसका नाम जैता था, जैता मीणा ने इसका निर्माण करवाया। और इसकी दूसरी जो किनारा है उसके ऊपर एक सुख मंडल करके एक महल बना हुआ है जहाँ पे ये जो राजा होते थे ये अपने युद्ध के बाद में जो विश्राम काल का जो समय होता था वो इसके ऊपर बिताते थे, क्योंकि जो पानी के पास का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी आरामदायक होता है। इसलिए इसका सुख सागर जो मंडल नाम का एक जगह या एक महल टाइप में यहाँ पे बनाया गया है। इसका डिटेल्स तो पढ़ते हैं हम। प्राचीन समय में बूंदी व कोटा पर मीणाओं का राज था। हाड़ा चौहान राजाओं ने मीणा से छीनकर इस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। और कुंभाकालीन रणपुर अभिलेख से इसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया कि कुंभाकालीन जो अभिलेख है उससे बूंदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है।
ये आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे हम इसका बता दिया कि ये जो झील है ये तारागढ़ पहाड़ी, जिसके ऊपर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, उस पहाड़ी की तलहटी में है ये। और इसके एक किनारे के ऊपर क्या है, सुख महल या सुख मंडल, उस इमारत को बोल सकते हैं। ये 2 मंजिला इमारत है एक, जो राजाओं के विश्राम के लिए यूज़ होती थी। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे कनक सागर लेक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों कनक सागर के बारे में बहुत बार आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है इनमें कि ये कहाँ है। ये छोटी छोटी बावड़ियाँ, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, तो अगर जब तक हम इनको डिटेल में देखेंगे नहीं, पिक्चराइज या विजुलाइज नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी। तो अगर मैं बात करूँ कनक सागर की, तो कनक सागर जो है ये जो जो बूंदी शहर है, बूंदी शहर से आउटस्कर्ट में 67 किलोमीटर दूर है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको क्या है कि प्रिजर्व कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे केवलादेव अभयारण्य के बाद में सबसे ज़्यादा अगर माइग्रेंट्री बर्ड या प्रवासी पक्षी आते हैं तो कनक सागर लेक पे आते हैं। ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बहुत समतल सी, जब आपको देखोगे कि एकदम पूरी की पूरी ये समतल लेक है, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसका जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग किलोमीटर है और ये समतल लेक है। और तो प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो इस लेक में आते हैं। और यहाँ पे जो लेक में आने के बाद वेजिटेशन वगैरह काफ़ी डेंस है, जिस वजह से क्या है कि माइग्रेंट्री जो पक्षी हैं वो अंडे देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फ्लाइंग कैपेसिटी जब उनके अंदर डेवलप हो जाती है तो वो वापस अपने गंतव्य स्थान में प्लान कर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। कनक सागर लेक का जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कनक सागर लेक जो है वो कहाँ स्थित है। तो कनक सागर लेक बूंदी में स्थित है। आगे हम बात करते हैं नवल सागर की। एक बार आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। कनक सागर जो है वो बूंदी शहर से 67 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये सरकार द्वारा आखेट, मैंने आपको बता दिया कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि पक्षी जो हैं वो माइग्रेंट्री पक्षी जो आते हैं तो लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, इनका शिकार करते हैं खाने के लिए या इनसे वैल्यूएबल जो भी चीज़ें इनसे मिलती है। तो इस प्रकार अगर शिकार की जो करते हैं तो इनमें से ये काफ़ी एक सुंदरता। और दूसरी बात क्या है कि पक्षियों को संरक्षण देने के लिए इस जगह को क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो जिससे पक्षियों का शिकार किया जाए और उनकी संख्या में कमी हो। तो केवलादेव अभयारण्य के बाद में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्री बर्ड अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो कहाँ, कनक सागर लेक पे जाते हैं। इनमें से मेनली कुरंजा, साइबेरियन करेन, इस तरह के पक्षी, ग्रे गूज, ग्रे लैग गूज, ये इनकी जो वैरायटीज़ होती हैं जो मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ और साइबेरियन रशिया कंट्री से इस तरह के कुछ जो पक्षी हैं वो भारत की ओर प्लान करते हैं जब वहाँ पे बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है नॉर्थ पोल की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम नवल सागर। नवल सागर जो लेक है, ये लेक तारागढ़ पहाड़ी, जहाँ पे तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसकी तलहटी में नवल सागर है। आप देख रहे होगे फिगर के अंदर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तारागढ़ फोर्ट है। तो तारागढ़ फोर्ट तारागढ़ पहाड़ी पे बना हुआ है। तारागढ़ पहाड़ी पे बना हुआ, तो ये आप जो लेक देख पा रहे हो, इस लेक के बीच में ये एक मंदिर है, एकदम बीचों बीच एक मंदिर है। इसको वरुण मंदिर, जो जल का देवता होता है, उसका मंदिर है। और ये एक कृत्रिम झील है। इसको क्या है कि पानी को रोका गया था कि सिटी को पानी, जो पेयजल जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए कृत्रिम झील है। और ये बिल्कुल इसकी तलहटी में है। और तलहटी में क्या है कि जब ये झील पूरी भर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि इस झील के अंदर तारागढ़ और तारागढ़ के आसपास के जितने भी महल हैं उनका प्रतिबिंब इस झील के अंदर दिखाई देता है। और इस प्रकार का जो दृश्य है ये पर्यटन के लिए बहुत ही मतलब खूबसूरत और मनोरम दृश्य है। और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं जो बोटिंग जो है उसका भी आनंद उठाते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी बूंदी बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं रानी की बावड़ी।
रानी की बावड़ी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आपको रानी की बावड़ी का फिगर देखते हैं एक बार। तो रानी की जो बावड़ी है, ये बावड़ी अगर आबानेरी की जो बावड़ी है जो दौसा में है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर बावड़ियों में अगर कोई बावड़ी है तो वो रानी जी की बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी बूंदी के एक शासक हुआ करते थे, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो ये सेकंड लास्ट शासक थे बुद्ध सिंह से पहले। बुद्ध सिंह ने उसके बाद में जो था, बुद्ध सिंह जो राजा था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कोलिब्रेशन कर लिया था। अगर इंडिपेंडेंट अगर शासक देखा जाए तो बुद्ध सिंह से जस्ट पहले का एक शासक हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की जो एक रानी थी नाथावती, नाथावती ने 1699 के अंदर इसका निर्माण करवाया था, इस बावड़ी का। तो इस बावड़ी के अंदर एक तोरण, जो तोरण मतलब मेनली किसको बोलते हैं कि जब किसी भी मंदिर या किसी भी इस तरह की बावड़ी में जब प्रवेश करते हैं तो जो प्रवेश द्वार होता है, तो उसको मंदिर स्थापत्य कला के अंदर तोरण बोला जाता है। तो तोरण बोला जाता है। तो जो तोरण है उसके ऊपर कुछ हाथियों के इस प्रकार के, मतलब स्थापत्य कला में इस प्रकार की कलाकारी मिलती है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे हाथी इस बावड़ी से पानी पी रहे हों। इस प्रकार का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। देखिए आप, बावड़ी जो है रानी जी की बावड़ी, वो 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध की छोटी रानी थी नाथावती, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा निर्माण किसने करवाया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि रानी की बावड़ी है कहाँ। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि इसका जो तोरण है, इसका तोरण जो ये जो इलाका है, ये इस साइड में अगर आप देखते हो तो ये बावड़ी का एंट्रेंस है। बावड़ी के एंट्रेंस के ऊपर ये जो जगह है, इसको तोरण बोलते हैं। अब इस आप में अगर आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए, ये हाथी के पत्थरों पर निर्मित चित्र हैं जिनके सूंड मुड़े हुए हैं, और इनको देखने पे ऐसा लगता है कि ये हाथी जो हैं ये जलाशय से पानी पी रहे हैं। इस प्रकार की जो कलाकृति है वो इसके अंदर दिखाई देती है। इसके बाद में आपको एक लेक और है फूल सागर, जो कि अभी जो राजशाही परिवार है बूंदी का, उन्हीं के अंडर है, तो उसको पर्यटन वगैरह के लिए खोला नहीं गया है। तो फूल सागर का आपको सिर्फ लोकेशन याद रखना कि फूल सागर कहाँ है। फूल सागर बूंदी के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं, हम नागर सागर बावड़ी को पढ़ते हैं। नागर सागर बावड़ी को गंगा जमुना बावड़ी भी बोलते हैं। एक बार देखिए आप, कितना मनोरम दृश्य है, काफ़ी गहरी ये बावड़ी है। इस बावड़ी के अंदर इसका पहले तो हम बात कर लेते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण महाराव राम सिंह ने करवाया था, जिसके काल में जो बूंदी की जो चित्र शैली है वो भी काफ़ी फूली फली थी। तो ये राम सिंह का जो योगदान है स्थापत्य या चित्रकला में बहुत है। तो इनकी एक रानी थी भानुमति, इन्होंने 1885 में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था तो इसके अंदर बोलते हैं कि इस प्रकार की 3 तरह की सीढ़ियाँ हैं, एक इस साइड है, एक ये इस साइड है, और एक ये आप देख पा रहे होंगे इस साइड से एक सीढ़ियाँ हैं। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, काफ़ी गहरी बनी हुई है ये। ऐसा बोला जाता है कि इसको जुड़वा बावड़ी भी बोलते हैं। 2 बावड़ी एक साथ बनी हुई और इनको इंटरकनेक्टेड किया गया है। तो चौथी साइड जो है, इसके इस साइड में ढाणे बनाए गए हैं। ढाणे मतलब इन सेंस जो मारवाड़ी में बोलते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्शन बनाए गए हैं जिससे क्या जो बावड़ी के अंदर संचय पानी है उसको प्रयोग में लेने के लिए उन ढाणों के अंदर लाया जाता है, और वहाँ से वेरियस मतलब विभिन्न तरह का जो जल का उपयोग होता है उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो बावड़ी अपनी जल की उपयोगिता के ही जो दृष्टिकोण से महत्व नहीं है, उस महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है कि जो हाथियों की सवारी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनकी बहुत सारी इनके क्या है कि इसकी साइड में जो मूर्तियाँ बनी हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से भी ये जो बावड़ी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नागर सागर कुंड या नागर सागर की जो बावड़ी है
वो बूंदी में स्थित है। एक बार इसका डिटेल देखते हैं एक बार, है ना। आपको बता दिया है कि बूंदी शहर के दक्षिण द्वार पर ये स्थित है। नागर सागर के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसका दूसरा नाम क्या है, गंगा सागर या यमुना सागर के नाम से भी जाना जाता है। दो बावड़ियों को कनेक्ट करके बनाया गया एक साथ, तो इनको क्या है, जुड़वा बावड़िया भी कहा जाता है। यह आपको मैंने बता दिया कि तीन तरफ इसके सीढ़ियाँ हैं, और चौथी तरफ जो है, जो वाटर सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए छोटे ढाणे, या मतलब आप बोल सकते हो कि छोटी इकाइयाँ बनाई गई हैं, जिनसे क्या है कि मेन बावड़ी से पानी, छोटी जो इकाइयाँ होती हैं पानी संचय की, उसके अंदर पानी को क्या है, बड़ी बावड़ी से लिया जाता है। और बड़ी बावड़ी से लेने के बाद में जो पानी का उपयोग है वेरियस टाइप का या विभिन्न तरह का, उसके लिए उनको उस पानी को यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर ये जल संचय के अलावा इसकी जो स्थापत्य कला है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर हाथी की सवारी, गजलक्ष्मी, शेषशाही, विष्णु, गणेश, सरस्वती, इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी सुंदर जगह है ये भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। ये आपका अधिकार है, एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इस चैनल का नाम टेक्नो हट है, और इसकी वजह यह है कि मैं जो आरएस का जो जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है उसको कवर कराऊंगा। पर थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू ये था कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, या आप मान लो कि जिससे वीडियो बने, जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। जैसे ही मुझे वो मिल जाएंगे, होप मैं ऐसे वीडियो डालूंगा जिससे जो हमारे भाई बहन हैं, गांव में रहते हैं, या जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग। बहुत बार मैंने भी अपीयर किया है आरएस मेंस को, और अभी मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की कई चीज़ें सिलेबस के अंदर कोचिंग्स में भी पूरी नहीं करवाई जाती है, या कोचिंग में जैसे टेक्नोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेबस में हमारे आरएस के में दे रखा है, लेकिन वैसे टीचर्स को यूपीएससी के जो टीचर्स हैं वो कंप्लीट कराते हैं। तो कोचिंग्स भी क्या है कि उन टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उसका रीज़न ये है कि जब यूपीएससी वाला टीचर आरएस की कोचिंग में पढ़ाने आता तो वो काफ़ी पैसे की डिमांड करते हैं। और तो कोचिंग जो होती हैं उनका मेन उद्देश्य लाभ कमाना होता है, साथ साथ में शिक्षा देती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी कोचिंग्स होती हैं, वो अच्छी शिक्षा भी देती हैं, लेकिन वो उनको अफोर्ड करना नहीं चाहते, तो वो क्या है, काम चलाओ सा कोर्स करवा देते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिर वो पेपर में ब्लैंक छोड़ना पड़ता है, कि मतलब समझ में भी नहीं आता कि ये पूछ क्या रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ, अगर 50 वर्ड्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कम से कम 30 से 35 वर्ड ऐसे लिख के आएंगे जो कहीं ना कहीं उस तकनीकी या उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, और उनको भी कुछ ना कुछ नंबर पक्का मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।